चैनल। आई एम योर फ्रेंड अंजलि एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 2। तो हमारा टॉपिक है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। तो फ्रेंड्स इससे पहले अपने चैप्टर के नाम से रिलेट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो अगर हम अपने चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को देखें तो उसमें सोशलिज्म इन यूरोप। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम वही चीज देखेंगे किस तरह से यूरोप में सोशलिज्म आया। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम उसी तरह से कवर करेंगे अपने चैप्टर को जिस तरह से हम लास्ट वीडियोस में कवर करते आए हैं मेन पॉइंट्स के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स बना लिए हैं जो कि एनसीईआरटी में ही गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला मेन पॉइंट है सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सा इट एज द रूट्स ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। अब देखिए सोशलिस्ट का क्या मानना है। सोशलिस्ट मानते थे कि उस समय में जो भी सोशलिस्ट हैं, ठीक है, सोशलिस्ट यानी कि समाज में जो भी बुराइयां वो सारी की सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से हैं। ठीक है, इसलिए वो उसके खिलाफ थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जो भी समाज में फैली हुई बुराइयां हैं वो सभी की सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही हैं। ठीक है, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से आखिर इतनी बड़ी क्या चीज हो गई कि ये इतने ज्यादा इससे खिलाफ हो गए, तो ये भी हम पहले एक बार देख लेते हैं। अब देखिए किसी एक पर्सन के पास प्रॉपर्टी है, खूब सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, बाकियों के पास थोड़ी सी है, किसी के पास और किसी के पास तो है ही नहीं। तो ये जो ज्यादा प्रॉपर्टी वाला इंसान है वो ज्यादा से ज्यादा अपने वेलफेयर के बारे में सोचेगा कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, और वो ये थोड़ी सोचेगा कि ये जो और लोग मेरे पास काम कर रहे हैं उनका भी मैं वेलफेयर करूं। तो कुछ ही लोग होते हैं जो इतना वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, वरना नहीं सोचते ज्यादातर लोग। तो फिर यही बात थी कि जो सोशलिस्ट थे वो नहीं चाहते थे कि जो ये इतनी ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी जो बटी हुई है पूरे समाज में वो हो, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि जो वर्कर्स थे या फिर और जो स्मॉल लैंडलॉर्ड थे, मतलब कि जिनके पास बहुत छोटी छोटी जमीन थी, उनका जो वेलफेयर था वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो चाह रहे थे कि सोशली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए लैंड। अब देखिए आप लेटर ऑन चैप्टर में इसे समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई बहुत बड़ी, क्या कि हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। अब देखिए कहना तो बड़ा आसान है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए लैंड की सभी के पास, सोशली जो सोशली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए प्रॉपर्टी। ठीक है, लोगों के पास जो सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ये आखिर करें कैसे। ठीक है, ये जो बड़ी प्रॉब्लम थी इनको भी सोल्व करना था। अब इतना सोशलिस्ट चाह रहे हैं इतना बड़ा चेंज, तो इन्हें भी सोल्व करना था। लेकिन डोंट वरी, हमारे जो सोशलिस्ट थे, जो उस टाइम पे वहां के जो सोशलिस्ट थे वो उन्होंने इसका भी रास्ता निकाल लिया था। तो एक और क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पे हमें एक सोसाइटी में चाहिए जिसमें कोई भी प्रॉपर मतलब सोसाइटी बिना प्रॉपर्टी से ऑपरेट भी करनी है, और साथ ही साथ जो सोसाइटी है सोशलिस्ट सोसाइटी उसका बेसिस क्या रखें हम। ठीक है, ये दो बड़े क्वेश्चन थे। तो इनको भी सॉल्व करने के लिए अलग अलग थॉट्स थे सोशलिस्ट के। तो उन्हीं में से एक सोशलिस्ट थे रॉबर्ट ओवेन। एक्चुअली ये क्या थे कि एक बहुत बड़े इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, यानी कि आप मान सकते हैं कि एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड भी थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि इन्हें एक कम्युनिस्ट पार्टी करनी चाहिए, क्या न्यू हार्मनी ऑफ इंडियाना। फ्रेंड्स इसको आप इंडिया में समझ लेना, ये इंडियाना है जो कि यूएसए में एक जगह का नाम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कोई एक आइडिया तो हुआ नहीं करता था, ये तो हमारे रॉबर्ट आउन को ये एक सोशलिस्ट है, ये उनका आइडिया हो गया। बाकी सोशलिस्ट क्या सोचते थे कि जो गवर्नमेंट है उसी को क्या है कि कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इस तरह की जो कम्युनिस्ट कोऑपरेटिव्स होते हैं उसे गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ जो रॉबर्ट ओवेन है ये चाह रहे हैं कि कम्युनिस्ट कम्युनिटी ये करें बिल्ड जिसका नाम हो न्यू हार्मनी ऑफ इंडियाना। ठीक है, अभी सिर्फ यही थॉट्स नहीं है, आगे भी कुछ थॉट्स हैं वो भी देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, कार्ल मार्क्स एम्फेसाइज्ड ऑन कम्युनिस्ट सोसाइटी देन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब देखिए जैसे कि जो रॉबर्ट ओवेन बोल रहे हैं कि उन्हें भी एक कम्युनिस्ट सोसाइटी चाहिए, तो ये भी कम्युनिस्ट सोसाइटी पर ही जोर दे रहे हैं। अब देखिए कार्ल मार्क्स भी कह रहे हैं, रॉबर्ट ओवेन भी कह रहे हैं, तो एक बार समझते हैं आखिर कम्युनिस्ट पार्टी और कैपिटलिस्ट पार्टी में आखिर क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी को। अब फ्रेंड्स कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी होती है उसके अंदर जो पूरी कैपिटल होती है, कैपिटल मतलब वो आप मान लीजिए जो लैंड है, ठीक है, सामान है, जो भी एक बिजनेस में लगा हुआ है वो सारा का सारा एक पर्सन के पास है। ठीक है, और जितना ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है वो भी उस पर्सन के पास ही जा रहा है, और वो ज्यादा कुछ वर्कर्स का वेलफेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरह की जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, ठीक है, जिसमें जो कैपिटल होता है वो सिर्फ एक ही इंसान के पास होता है। ठीक है, और जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होता है उसमें क्या होता है कि काफी सारे लोग मिलके मतलब एक सोसाइटी में, और फिर प्रॉफिट जो भी होता है किसी भी बिजनेस से वो आपस में साझा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से जो ये कम्युनिस्ट सोसाइटी होती है और कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा इसके बारे में। अब नया टॉपिक देखते हैं, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब भाई यूरोप में सोशलिज्म आ चुका है, लेकिन अब उसके लिए सपोर्ट भी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी चीज को लेकर सपोर्ट क्रिएट नहीं होगा तब तक उसका कोई इतना ज्यादा फायदा थोड़ी है।
तो सोशलिस्ट फॉर्म एन एस फ्रेंड्स, यहाँ एम नहीं है, एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली सेकेंड इंटरनेशनल इन 1870। फ्रेंड्स जो सोशलिस्ट है उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी क्रिएट कर दी, यहाँ पे बॉडी, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल बॉडी थी, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक पार्टी थी, वो सोशलिस्ट ने क्रिएट कर दिया, ठीक है। कब क्रिएट किया? 1870 में। हम देखिए टिल 1914 सोशलिस्ट वर नेवर सक्सेडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट टू यूरोप। अब देखिए सोशलिस्ट जो है वो भले ही इतना बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं पूरे यूरोप में, लेकिन वो कभी भी 1914 तक एक बार भी अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने में सफल नहीं हुए थे, ठीक है। ये बाकी और जो आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो इसने बार बार, मतलब जैसे कि कभी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर उसे जिता दिया 1905 में, ठीक है। इस तरह से ये चल रहा था, ठीक है। लेकिन ये खुद जो सोशलिस्ट थे वो कभी भी यूरोप में एक फॉर्म नहीं कर पाए थे गवर्नमेंट। कब तक में? 1914 तक में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि जो रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन है, इसको बेसिकली क्या कहा जाता है कि दो रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो इन दोनों के जो मेन इवेंट्स थे, इन दोनों को मिलाकर ही रशियन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है। तो अब जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में, इसके बाद क्या हुआ था कि जो सोशलिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया था, मतलब जो गवर्नमेंट थी वो अब सोशलिस्ट ही चला रहे हैं। और ऊपर हमने क्या पढ़ा कि 1914 तक सोशलिस्ट कभी भी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद 1917 में इन्होंने अपने एक गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब सोशलिज्म हमने काफी पढ़ लिया, अब हम देखते हैं वहाँ की इकोनॉमी और उसकी सोसाइटी के बारे में कि आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है। अबाउट 85% ऑफ रशियन पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब देखिए 85% ऑफ रशियन पॉपुलेशन, ठीक है, रशिया की जो पॉपुलेशन है उसकी 85% लोग अपनी जो जीवनी है वो एग्रीकल्चर से अर्न करते हैं। आप देखिए जो ये 85% है, आपको लग रहा होगा कि ये ठीक ठाक परसेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो इसके नेबरहुड में थे, ठीक है। वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप लगा ले 40% या फिर 50% ही एग्रीकल्चर में एंगेज हुआ करते थे, लेकिन यहाँ तो 85% एंगेज थे, ठीक है। एग्रीकल्चर मीन्स मेन एक्टिविटी थी वहाँ के लोगों की। मैनी फैक्ट्रीज एंड रशियन रेलवे वाज एक्सटेंडेड इन 1890। सब ज्यादातर जो फैक्ट्रीज लगाई जा रही थी और रशियन रेलवे था वो कब एक्सटेंड किया गया था? 1890 में, ठीक है। ये तो एक बस छोटा ही मेन पॉइंट है। वुमेन मेड अप 31% ऑफ टोटल वर्कफोर्स बाय 1914। अब देखिए वुमेन की जो प्रोपोर्शन था इंडस्ट्रियल एरिया में वो था 31%, ठीक है। 31% होने के बावजूद भी मैं आपको बता दूं वुमेन को मैन से बहुत कम वेजेस मिला करते थे, ठीक है। और वुमेन इतनी परसेंट भी है, लेकिन फिर भी उसे 1940 तक इतनी परसेंट थी, लेकिन है ना उसको फिर भी वेजेस में कुछ इंक्रीज नहीं मिला था, ठीक है। पीजेंट्स एंड वर्कर्स वर डिवाइड, यहाँ पे डिवाइडेड, ठीक है। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पर डिवाइडेड। अब पीजेंट्स और वर्कर्स को किस बेसिस पर डिवाइड किया जाता था? देखिए हम पहले ले लेते हैं वर्कर्स को, ठीक है। कोई भी एक इंडस्ट्री है वहाँ पे एक तरह का काम तो होता नहीं है, वहाँ पे अलग अलग तरह के काम होते रहते हैं, मीन्स कुछ मेटल रिलेटेड वर्क होता है या फिर कुछ सिंपल लेबर का होता है, किसी को यहाँ से उठाकर चीजों को दूसरी जगह तक ले जाना पड़ता है। और जो मेटल वर्कर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे कि मतलब बारीकी से काम किया करते थे, तो उन्हें लगता था कि उनका कद ऊंचा है और ये सब, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्कर्स थे उन्हें भी डिवाइड किया जाता था उनके काम के बेसिस पर, ठीक है, उनके वेजेस के बेसिस पर। तो इसी तरह से जो पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे उन लोगों को डिवाइड कर दिया जाता था। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेंट्स एंड मर्डर देयर लैंडलॉर्ड्स इन 1902। अब देखिए रशिया में बहुत भयानक स्थिति आ चुकी है। 1902 में क्या हुआ कि जो ज्यादातर लैंड हुआ करता था ना पूरे टाइम में वो नोबिलिटी के पास हुआ करता था। नोबिलिटी इस क्लास में बहुत बार यूज किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं नोबिलिटी जो राजा के संबंधी वगैरह आप कह सकते हैं वो नोबिलिटी में आते हैं, ठीक है। नोबिलिटी के पास हुआ करते थे, राजा के पास हुआ करते थे जमीन जायदाद, या फिर चर्च के पास हम कह सकते हैं, ठीक है। ये जमीन ज्यादातर इन लोगों के पास ही हुआ करती थी, ठीक है। अब पीजेंट्स क्या कहते हैं कि वो मना कर देते हैं, हम आपको रेंट पे नहीं करेंगे, ठीक है। इतना ही नहीं करते हैं वो, बल्कि अपने जो लैंडलॉर्ड थे जब उन्हें परेशान करने लग जाते तो वो लैंडलॉर्ड को ही रास्ते से हटा देते हैं, ठीक है। 1905 में ऐसा हो रहा था और ये 1905 में आगे चलकर ये पूरे रशिया में बहुत ज्यादा फैल गया था, ठीक है। फ्रेंड्स बाकी के जो टॉपिक बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो और वीडियोस के थ्रू इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।